मित्रों, अनुच्छेद 32 में आपका स्वागत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद संख्या 32 के बारे में बोलते हुए संसद में या तत्कालीन संविधान सभा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि यदि आप मुझसे पूछोगे कि कोई एक ऐसा अनुच्छेद बताइए जिसके बिना संविधान मृत हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 का नाम लूंगा। यदि आप संविधान से अनुच्छेद संख्या 32 को हटा दें तो संविधान मृत है, उसका कोई अर्थ नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि संविधान में यदि मौलिक अधिकार ना दिए गए हो और मौलिक अधिकारों को उपचार का अधिकार ना दिया गया हो तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अनुच्छेद संख्या 32 संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। यह डॉक्टर अंबेडकर की बात बिल्कुल सही साबित होती है। अगर हम अनुच्छेद संख्या 32 को विस्तार से पढ़ें, अनुच्छेद संख्या 32 न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे जीवन से भी संबंधित महत्वपूर्ण है, हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वर्तमान समय को देखें, आप परिप्रेक्ष्य में इसको अनुच्छेद 32 को देखें तो पाएंगे कि अनुच्छेद 32 बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, बिल्कुल कंटेम्परेरी हो गया है। अनुच्छेद 32 मैं ये तो नहीं कह सकता कि कभी प्रासंगिक या रेलेवेंट था ही नहीं, लेकिन इतना ज्यादा हो गया है कि आज अगर प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात करें, व्यक्ति के संबंधित स्वतंत्रता से अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 का सहारा देखा जाता है। दैनंदिन जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में आप देखते होंगे कि लोगों के मौलिक अधिकारों की ही बात उठ रही है कि मौलिक अधिकार जो है उनको हनन किया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है और इसके लिए क्या है, लोग अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार तलाशते हैं और उसके लिए आवेदन करते हैं। तो अनुच्छेद 32 देखते हैं। अनुच्छेद संख्या 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 4 वर्ग दिए गए, 4 वर्ग दिए गए और चारों के चारों अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखते हैं हम अनुच्छेद संख्या 32 के अंतर्गत 1 में क्या दिया गया है, 2 में क्या दिया गया है, 3 में क्या दिया गया है और 4 में क्या दिया गया है। ये जो 4 उपवर्ग जो इसके दिए गए हैं, पहले के अंदर प्रत्यभूत किया गया है, यानी गारंटी दी गई है। इसके माना क्या है कि आपके मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी है। अनुच्छेद संख्या 32(1) प्रत्यभूत की गारंटी देता है या प्रत्यभूत करने की बात कहता है, गारंटी देता है, आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। ये बात मैं कहता हूं, ये कहता है अनुच्छेद संख्या 32(1). अनुच्छेद संख्या 32(1) में एक बात महत्वपूर्ण ये है कि ये संविधान के मूल ढांचे आधार है भारतीय संविधान का, या मूल ढांचे का एक भाग है। और इस बात का उल्लेख कहां पर है कि ये मूल ढांचा है? अनुच्छेद संख्या 32(4) स्वयं में अपने आप में ये बात कहता है। अनुच्छेद संख्या 32(4) ये कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अलावा, यानी इस संविधान में जो भी उपबंध दिए गए हैं उनके अलावा अनुच्छेद संख्या 32(1) यानी संविधान के संवैधानिक जो अधिकार हैं या जो मौलिक अधिकार है उनके उपचार के अधिकारों की जो गारंटी है वो ना तो विधायिका द्वारा छीनी जा सकती है और ना ही कार्यपालिका द्वारा, यानी ना तो कोई मंत्रिमंडल या कोई सरकार कानून बना करके या ना ही कोई विधानमंडल या फिर हमारी संसद है वो कानून बना करके मूल अधिकारों को छीन सकती है। मतलब अनुच्छेद संख्या 32 अपने आप के अंदर एक मूल ढांचे का भाग है। इसे किसी भी हालात में खत्म नहीं किया जा सकता, लैप्स नहीं किया जा सकता, निरसित नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद संख्या 32(1) मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। आगे हम चल करके देखेंगे कि ये जो गारंटी शब्द है या जो प्रत्यभूत शब्द है इसका माना क्या है, इसका अर्थ क्या है। अनुच्छेद संख्या 32(2) इसके अंदर रिट निकालने की शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए जो रिट निकाल सकती है वो शक्ति अनुच्छेद संख्या 32(2) में दिए गए हैं। हालांकि अनुच्छेद संख्या 32 में 5 ही प्रकार की रिट दी गई है या लिखित है, किंतु वहां पे एक बात लिखी गई है कि इनमें ये फला फला करके 5 जो रिट है वो समाविष्ट है। समाविष्ट शब्द का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अन्य प्रकार की रिट भी निकाल सकती है।
अनुच्छेद संख्या 32(3), अनुच्छेद संख्या 32(3) में दिया गया कि ये एक तरीके से संसद को एक शक्ति दी गई है, संसद के पास एक शक्ति है कि वो ये जो रिट निकालने की शक्ति है या अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। अन्य न्यायालयों का मतलब क्या है, यानी हमारी जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट निकालने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है, अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाई कोर्ट के पास भी है। यानी ये जो दो कोर्ट्स हैं, जो दो लेवल की कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, इन दोनों के पास तो ये शक्ति है। इसके अलावा जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश हो सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है, या जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, चाहे हम मुंसिफ कोर्ट कह दें या कोई भी किसी भी प्रकार की जो कोर्ट है, उन कोर्ट्स तक भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपचार या मूल अधिकारों के संरक्षण का जो अधिकार है उन न्यायालयों को भी संसद के द्वारा दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई उपबंध नहीं है, संसद ने ऐसा कोई नियम नहीं निकाला है कि उन न्यायालयों को भी जो है ये अधिकार हो या उन्हें रिट निकालने का अधिकार हो। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं अनुच्छेद संख्या 32(1), मूलभूत अधिकार जो भी हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको संरक्षण दिया जाएगा, इस बात की गारंटी दी गई है, प्रत्याभूत किया गया। अनुच्छेद संख्या 32(2) में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिन 5 प्रकार के रिट निकालने की शक्ति है, 5 से अधिक भी हो सकती हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है, वो अपनी इच्छा से अन्य प्रकार की भी रिट निकाल सकता है। किंतु इन 5 रिटों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद संख्या 32(2) में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद संख्या 32(3) में संसद की शक्ति है कि ये इनका विस्तार, जो रिट निकालने की शक्ति है, इनका विस्तार अन्य कोर्ट्स तक या अन्य न्यायालयों में कर सकता है, जिनको अधीनस्थ न्यायालय में हम कह सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 32 मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो गारंटी है वो संविधान के द्वारा किसी एक कोई उपबंध जब तक ना किया, संविधान के अंदर ही कोई उपबंध ना किया हो, तो उसके अलावा किसी भी हालात में यानी इसे छीना नहीं जा सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद संख्या 32 इस आधार पे हमारे संविधान का मूल ढांचे का एक भाग बन जाता है। अब मैं आपसे जब मैंने आपको अनुच्छेद संख्या 32(1) बताया था, तो 32(1) में मैंने ये कहा था कि इसमें गारंटी शब्द या प्रत्याभूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है, इसका मतलब क्या है? मेरे अगर मेरे मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है और मैं सुप्रीम कोर्ट के पास इस आशय का याचिका लेके जाता हूं, प्रतिवेदन लेकर के जाता हूं कि मेरे मूल जो अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए, तो ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट की स्वविवेकीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को मुझे मूल अधिकारों के संबंध में उपचार देना ही पड़ेगा। यानी हमारा संविधान मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए गारंटी प्रदान करता है, प्रत्याभूत करता है। इसका मतलब यह है कि ये पहली बात, अनुच्छेद 32(1) को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि जो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तन करवाने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट की स्वविवेकीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना होगा, उसका उपचार मुझे दिलाना ही होगा। ये बात ध्यान में रखिए। अनुच्छेद संख्या 32 के साथ यदि हम अनुच्छेद संख्या 226 को पढ़ें तो ठीक ऐसा ही एक अनुच्छेद 226 भी है, जहां पर अनुच्छेद संख्या 32 में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की या मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार है। ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद संख्या 226 में यह शक्ति हाई कोर्ट्स को दी गई है। अनुच्छेद संख्या 32 और 226 का संबंध हम अभी पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 32(2) की बात करते हैं, और उसमें 32(2) के अंदर जो रिट निकालने की शक्ति है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट निकाल सकता है। यह बात संविधान में कही गई है, किंतु इसके अलावा भी किसी भी प्रकार की रिट निकाल सकता है।
किंतु यहां पे मित्रों एक बात ध्यान देने वाली बात यह है, हमारा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट निकाल सकता है, अन्य किसी प्रकार के लिए ये रिट नहीं निकाल सकता अनुच्छेद संख्या 32(2) के तहत। तो अनुच्छेद संख्या 32(2) उसमें जो पहली रिट है हम ये बात करते हैं, तो उसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण आंग्ल भाषा में इसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का मतलब क्या है, इसके माना क्या है, जिसमें हम जानते हैं कि अच्छे तरीके किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए बिना उसे 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा सकता, उसे कोर्ट के सामने हाजिर करना ही होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस जो शब्द है उसका मतलब ही है कि उसे शरीर मेरे सामने प्रकट करो या उस शरीर को मेरे सामने लेके आओ। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने या किसी प्राधिकारी ने उसे अगर हिरासत में लिया है, उसे गिरफ्तार किया है, तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसे सक्षम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये बात अनुच्छेद संख्या 32(2) में बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ऐसा करना जरूरी हो जाता है। अनुच्छेद संख्या 32(2) के तहत दूसरे प्रकार की जो है उसे बोलते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है? परमादेश जो है जिसको आंग्ल भाषा में मैंडामस कहा जाता है, परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के लिए भारत भर में किसी भी न्यायालय को या फिर किसी भी लोक प्राधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि वो उसे रिहा करे या उसके मूल अधिकारों का हनन ना करे। तीसरी जो बात है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन कह सकते हैं, आंग्ल भाषा में इसे प्रोहिबिशन कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट किसी को आदेश दे सकता है कि या किसी लोक प्राधिकारी को आदेश दे सकता है, किसी अधिकारी को आदेश दे सकता है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और हम मौलिक अधिकारों के संरक्षक के तौर पे कार्य करते हैं। और चौथा है उत्प्रेषण, सर्टेरियोराई। तो ये जो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण का मामले का मतलब है ऊपर लाओ। इस शब्द को यूं कह सकते हैं ऊपर लाओ, इसका शाब्दिक अर्थ ऊपर लाओ है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी अपने अधीनस्थ से यह बोलता है कि आप इस मामले को ऊपर लाओ। अब इनमें हम डिविडेशन कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। ये जो पहले 3 प्रकार की जो रिट हैं, ये रिट सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोक प्राधिकारी या अधिकारी के खिलाफ जारी कर सकता है, न्यायपालिका के खिलाफ भी जारी कर सकता है। किंतु यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है, उत्प्रेषण और जो सबसे अंतिम है अधिकार पर्चा, जिसे को वारंटो भी कहा जाता है, पर्चा। इसका मतलब भी है कि ये किसी अपने अधीनस्थ न्यायालय से पूछ सकता है कि तुम्हें इस बात का क्या अधिकार है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि तुम्हें इस बात का क्या अधिकार है या किस अधिकार से तुमने ऐसा किया। ये जो 2 प्रकार की रिट है ये केवल न्यायपालिका के लिए जारी की जा सकती है, किसी लोक प्राधिकारी के मामले में ऐसा जारी नहीं किया जा सकता। अब देखिए इनके अंदर पेज क्या है। असल में हम ये बात जानते हैं कि पेज क्या है, तो ये देखने वाली है। तो शुरुआत में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, ये 3 प्रकार की रिट ऐसी हैं जो किसी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के रक्षा के लिए या उसके प्रवर्तन के लिए निकाल सकता है। किंतु उत्प्रेषण और को वारंटो या अधिकार पर्चा, ये 2 प्रकार की रिट है जो केवल अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए ही निकाल सकता है। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सवाल बनता है। इन दोनों में क्या फर्क है, ये भी बात अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अधिकार पर्चा यानी को वारंटो और उत्प्रेषण या मामला ऊपर लेके आओ, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जहां पर उत्प्रेषण किसी मामले के विचाराधीन होने से संबंधित है, इसका मतलब यह है कि कोई केस है वो निचली अदालत में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसे अपने आप या अपने पास मंगवा सकती है। इस बात का ध्यान रखें आप।
जबकि अधिकार परीक्षा ये जो रिट है वो किसी निर्णय के खिलाफ होती है। इसका मतलब यह है कि कोई निचली अदालत है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, वो पहले ही इस मामले में अपना निर्णय दे चुका होता है। उस निर्णय को पलटने के लिए को वारंटो या अधिकार परीक्षा जो रिट है उसका प्रयोग किया जा सकता है। एक तो बात ये ध्यान रखिए। सो ये दोनों केवल न्यायपालिका से संबंधित है। वहीं पर ये किसी के खिलाफ भी निकाली जा सकती है, लेकिन इसमें भी एक पेच और है कि जहां पर प्रतिषेध का मतलब ऐसा मत करो, प्रोहिबिशन है आपको काम करने के लिए, ऐसा मत करो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकती है? कर सकती है वो किसी भी न्यायपालिका के अधिकारी, मजिस्ट्रेट जो भी इसकी शक्ति रखता है, या फिर किसी लोक प्राधिकारी के खिलाफ ऐसा कर सकता है। किंतु ध्यान रखें, प्रतिषेध किन मामलों में जारी नहीं की जा सकती? जहां पर शक्तियां स्वविवेकीय हो, जहां पर शक्तियां स्वविवेकीय हो। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए अनुच्छेद संख्या 85 अनुच्छेद संख्या 85 आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। अनुच्छेद संख्या 85 इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। राष्ट्रपति की ये शक्ति क्या ये स्वविवेकीय है, या ये क्या कार्यकारी है, या सलाहकारी है? ये अपने आप में ये ट्रायंगल में घूमती है। यानी जब सरकार बहुमत में हो तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल या कार्यपालिका का आदेश मानना पड़ेगा और अनुच्छेद 85 के तहत उसे आवश्यक रूप से लोकसभा भंग करनी होगी। किंतु जहां पर सरकार लैमडक हो, लंगड़ी सरकार हो, या यूं कह सकते हैं कि सरकार बहुमत में नहीं हो, अल्पमत में हो, और ऐसे में अगर सरकार कहती है कि लोकसभा भंग कर दीजिए, वहां पर यह अपने आप में राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति बन जाती है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संविधान का रक्षा है, संविधान का संरक्षण करता है, संविधान के संरक्षक की शपथ लेता है, इसलिए ये स्वविवेकी शक्ति बन जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 85 का उपयोग करने के लिए प्रतिषेध या प्रोहिबिशन जारी नहीं कर सकता, ये रिट जारी नहीं कर सकता, राज्यपाल के लिए जारी नहीं कर सकता। दूसरी बात, स्वविवेकी शक्तियों के साथ साथ यदि प्रसाद पर्यंत किसी व्यक्ति के कार्यों में अगर ये बात लिखी गई हो कि वो या उसके जो पद का जो काल है, पदकाल है, उसके बारे में ये लिखा गया हो कि वो फला व्यक्ति या फला पद के या फला ऑफिस के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, उस व्यक्ति को किसी भी हालात में ये जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, ये रिट जारी नहीं की जा सकती। ये बात हमने कर लिया। अनुच्छेद संख्या 32(2) के अंदर जो भी 5 प्रकार की रिट है उनकी बात हमने कर ली है। ये 5 प्रकार की रिट नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की रिट जारी कर सकती है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद संख्या 32 और अनुच्छेद संख्या 226, इन दोनों में फर्क क्या है? अनुच्छेद संख्या 32 जहां पर सुप्रीम कोर्ट की रिट निकालने की शक्ति है, वहां पर अनुच्छेद संख्या 226 हाई कोर्ट की रिट निकालने की शक्ति है। और इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो रिट निकालने की शक्ति के मामले में मित्रों, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, हमारे देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली है रिट निकालने की शक्ति के मामले में। क्यों है? क्योंकि जहां पर अनुच्छेद संख्या 32 के तहत रिट निकालने की शक्ति स्वविवेकीय नहीं है, वहीं पर अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाई कोर्ट के पास ये शक्ति स्वविवेकीय है। अर्थात मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपसे ये नहीं कह सकता कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, या मैं इसकी संरक्षण नहीं करूंगा, या मैं रिट नहीं निकालूंगा। किंतु अनुच्छेद संख्या 226 के लिए हाई कोर्ट 26 के अंतर्गत हाई कोर्ट ऐसा कह सकता है। हाई कोर्ट बिल्कुल इसके लिए मना कर सकता है। वो कह सकता है कि अनुच्छेद 32 के लिए 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अनुच्छेद संख्या 32 और 26 में एक पहला फर्क हमने ये देखा। दूसरी बात हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में है।
जहां पर केवल मौलिक अधिकार या सिर्फ मूल अधिकारों के हनन की बात हो, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वहीं पर रिट निकाल सकता है। लेकिन हमारी जो हाई कोर्ट है वो किसी भी मामले में रिट निकाल सकती है, उसे ये रिट निकालने की शक्ति है। और अन्य, यानी ये कह सकते हैं कि अन्य प्रयोजनों के लिए भी ये रिट निकालने की शक्ति है। उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, अन्य प्रयोजनों के लिए भी ये रिट जारी कर सकता है। हां, दोनों के मामले में एक शक्ति है जो दोनों में बराबर है कि मूल अधिकारों के मामले में सिर्फ 5 प्रकार नहीं, अन्य प्रकार की रिट भी निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट। वहीं पर हाई कोर्ट भी ऐसे ही रिट निकाल सकता है। यहां पर एक मुख्य बात मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद संख्या 32 एक मामले में अनुच्छेद संख्या 226 से शक्तिशाली है। वो क्या है? पूर्व न्याय की अवधारणा। पूर्व न्याय की अवधारणा, इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उसका हनन हुआ है, और वो व्यक्ति अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाई कोर्ट से उपचार की मांग करता है, और हाई कोर्ट ऐसा कहने से मना कर देता है, या फिर वो राज्य को सही ठहराता है कि नहीं, राज्य ने इसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे जो प्रतिबंध लगाया है वो उचित है, इसके मूल अधिकार जो है उसका हनन नहीं हुआ है, बल्कि राज्य ने जो कार्य किया है वो सही किया है। तो इसके अनुच्छेद 226 के तहत उसे जो भी निर्णय दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसे पलट सकता है। ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक शक्ति है। किंतु यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय दिया है तो हाई कोर्ट उसे नहीं पलट सकता। यानी अनुच्छेद 32 में पूर्व न्याय की अवधारणा का सिद्धांत ही लागू नहीं हो सकता। अब एक और अनुच्छेद की मैं बात कर लेता हूं, यहां पर काफी महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 139, 139, अनुच्छेद संख्या 139 है। तो ये जो है तो वो अनुच्छेद संख्या 32 से संबंधित कैसे है, ये देखते हैं। अनुच्छेद संख्या 32 से कैसे है, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद संख्या 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट निकालने की जो शक्ति है वो केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसके अलावा किसी प्रयोजन के लिए नहीं है। अनुच्छेद संख्या 226 में किसी भी प्रयोजन के लिए हाई कोर्ट रिट निकालने की शक्ति रखती है। किंतु हमारे संविधान का अनुच्छेद संख्या 139 ये बात कहता है, यदि संसद चाहे तो वो ऐसा उपबंध कर सकती है। जैसे यदि संसद चाहे तो वो एक ऐसा कानून बना सकती है जिसके तहत अनुच्छेद 32 में दी गई या अनुच्छेद 32 में समाविष्ट रिट निकालने की शक्ति अन्य प्रयोजनों के लिए भी हो सकती है। सीधा सा बात या सीधी सी बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? यदि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दे सकती है कि वो सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं, अन्य मामलों में भी वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति दे सकती है कि वो रिट निकाले। हालांकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत संसद ने अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं है। एक तो बात हमने ये कर ली है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद संख्या 32 के मामले में हमने एक बात की है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। या हम इसे हिंदी में यह भी कह सकते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका मित्रों, ये 1980 के दशक से शुरू हुआ। जनहित याचिका ऐसा नहीं है कि हमारे गणतंत्र भारत की शुरुआत से ही या हमारे संविधान लागू की शुरुआत से ही जनहित याचिका जैसा या ऐसा कोई आचार जो है वो हमारी न्यायपालिका का भाग रहा हो, ऐसा नहीं है। 1980 के दशक में स्वामी अग्निवेश, हाल ही में जिनका निधन हो गया है, स्वामी अग्निवेश, तो स्वामी अग्निवेश ने फरीदाबाद हरियाणा के अंदर जो पत्थर की जो खदानें थी, वहां पे जो श्रमिक काम कर रहे थे, जो लेबर काम कर रहे थे, उनकी दशा को देखा और वो बहुत द्रवित हुए और इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा। उस समय PN भगवती ने उनकी इस पत्र पर
प्रक्रिया करते हुए उन्होंने एक जांच कमेटी का आदेश दिया, और वो जो जांच कमेटी है उन्होंने उसकी जांच की और उन्होंने पाया कि वो जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो स्थिति है वो पशु पक्षियों से भी दयनीय है, यानी इससे अच्छा भोजन चूहे खाते हैं, ये बात कही गई थी। तो इसके तहत उन्होंने ये कहा था कि जो परंपरागत न्याय प्रणाली है, परंपरागत न्याय प्रणाली भारत में न्याय नहीं दे सकती। इसको लोकस स्टैंडी भी कहा जाता है। तो लोकस स्टैंडी के तहत जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग के जो लोग हैं या निम्न जो तबका है, उसको न्याय नहीं मिल सकता। मजदूर जो है या बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि पॉपर कंडीशन के अंदर है, अकिंचन है, ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। और इसके तहत उन्होंने क्या किया था, PIL की शुरुआत की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। परंपरागत न्याय में क्या सिस्टम था, वर्तमान के अंदर क्या सिस्टम है। परंपरागत न्याय में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता था और एक निर्धारित प्रक्रिया परफॉर्मा के अंतर्गत आवेदन उसे करना आवश्यक था, जिसके खुद के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ये लोकस स्टैंडी में परंपरागत न्याय के जो सिद्धांत या उसके जो आचरण है उसमें ये था। किंतु PIL हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 1981 और उसके बाद जो है ये एक नई परंपरा की है, एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है PIL। और इसके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और उसे इस बात का भान ही ना हो, उसे इस बात का मालूम ही ना हो कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी के मूल अधिकार या खुद के मूल अधिकारों को जानते हुए वो ये समझता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो उस व्यक्ति के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए, जनहित के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें कदम उठाया गया, वो जहां तक मैं समझता हूं वो ये है कि PN भगवती हमारे जो CJI थे तत्कालीन, उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक साधारण पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी आप मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए या उसके प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं। ये बात हमने की है। अनुच्छेद संख्या 32 मौलिक अधिकारों में मित्रों, अनुच्छेद संख्या 33, 34 और 35 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है वो आज पूरा होता है। आशा है आप सभी लोग जो है इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, आपको फायदा मिल रहा होगा, आपका ज्ञान वर्धन हो रहा होगा। आप हमें कमेंट्स कीजिए, यदि इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो भी वो आप हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।